स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग ने पढ़ा था वर्क के बारे में पढ़ा, और वर्क हमने सब निकालना सीख लिया कि कैसे कैसे वर्क हम निकाल सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमने उनके वर्क की कर ली, डिफरेंट डिफरेंट जितने टाइप्स के वर्क की प्रॉब्लम होती है लगभग कर लिया हमने। ठीक है, अब आज हम चर्चा करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी में भी चर्चा करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और किसकी, काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करेंगे। दो चीजों की चर्चा करेंगे। बाकी हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस की चर्चा की थी, तो उसमें हमने किया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, कोई एग्जांपल पूछे तो आप क्या बताओगे कंजर्वेटिव फोर्सेस का? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, उसको मैंने बताया था कैसे है। ठीक है, इसी तरीके से स्प्रिंग फोर्स है वो भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ग्रेविटेशन फोर्स और ये क्या कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, इन दोनों का चर्चा हम अभी करेंगे। और बाकी मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी चर्चा हम जब वो आएगा तब करेंगे। ठीक है, तो चार कंजर्वेटिव फोर्स है। एक है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा क्या है स्प्रिंग फोर्स, तीसरा क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चौथा क्या है मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे हैं, जो कंजर्व नहीं रह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लॉसेस हो जा रहे हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है या विस्कस फोर्स है या एयर फ्रिक्शन है, वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे केवल नहीं डिपेंड करते हैं, वो पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, इतना हमने समझा। तो वर्क के बारे में हमने समझ लिया, फोर्स के बारे में हमने समझ लिया, फोर्स से ही हम वर्क निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वर्क आ जाता है। ठीक है, अब आज हम चर्चा करेंगे एनर्जी की। ठीक है, किसकी चर्चा करेंगे, एनर्जी की। ठीक है, तो एनर्जी है। अब लोग भाई बात करते हैं, आप लोग को पता ही है कि वर्क और एनर्जी सेम चीज है, वर्क और एनर्जी सेम चीज है। जैसे आपको वर्क क्या है या एनर्जी क्या है, अगर मैं सिंपल शब्दों में डिफाइन करूं कि एनर्जी क्या है, तो कार्य करने की क्षमता ही तो एनर्जी है। और कार्य आप तब कब करेंगे, जब आपके पास एनर्जी होगी। जब एनर्जी होगी तब कार्य करेंगे, और कार्य कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास एनर्जी है तभी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो ये है, मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। बॉल है, सबको पता है बॉल है, अगर यहाँ पे रखी हुई है, मान लीजिए इस जगह पे रखी है, क्या इसके पास कोई एनर्जी है? अभी अगर मैं इस रेफरेंस फ्रेम में बात करूं, अच्छा रेफरेंस फ्रेम सुनकर भी अजीब सा लगता है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आता है रेफरेंस फ्रेम वगैरह, ऐसा है ना, समझ में आता है? अच्छा देखो रेफरेंस फ्रेम में चेक कर, देखो यहां से मैंने इसको अगर ड्रॉप किया तो इसके पास केवल इतनी ही एनर्जी है ना। और अगर मैं रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दूं, अगर मैं यहां से ड्रॉप करूं तो अब रेफरेंस फ्रेम क्या है, ग्राउंड, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, एनर्जी बढ़ी ना, इंपैक्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आवाज सुनाई नहीं, इंपैक्ट बढ़ा ना, तो इसकी एनर्जी क्या हुई, बढ़ी। अगर मैं ये रेफरेंस फ्रेम लेता हूं दिस टेबल, तो इसके पास अगर मैं यहां से सच ड्रॉप करता हूं तो केवल थोड़ी एनर्जी है, मतलब इसकी जो हाइट होगी mgh, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh, मास तो चेंज नहीं हो रहा, जी तो चेंज नहीं हो रहा, हाइट h चेंज हो रही है। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने इसको 2 फीट उठाया यहां से, ठीक है, या 1 मीटर, 1 मीटर बराबर लगभग 3.3 फीट होता है ना, ठीक है, तो मान लो हमने इसको कुछ भी हाइट उठाई, इसकी कुछ भी हाइट उठाई और इसको रेफरेंस फ्रेम माना, टेबल को रेफरेंस फ्रेम माना, तो इसकी एनर्जी क्या हुई, कम हुई, इसकी एनर्जी क्या हुई, कम हुई। और मैंने अगर यहां से इसी सेम हाइट से और यहां पे केवल हमने रेफरेंस फ्रेम चेंज किया है, रेफरेंस फ्रेम चेंज किया तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। केवल रेफरेंस फ्रेम चेंज करने से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से ही इसकी एनर्जी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, मतलब बढ़ जा रही है, घट जा रही है। अगर मैं बोलूं नहीं यहाँ पे होल है, 10 फीट का गड्ढा है, ठीक है ना, तो अब 10 फीट हम और नीचे चले गए, मान लो बेसमेंट भी होता, ठीक है ना, बेसमेंट में सीधे बॉल ड्रॉप करते, अब क्या होती है एनर्जी इसकी, और ज्यादा बढ़ जाती, इसकी एनर्जी क्या होती, और ज्यादा बढ़ जाती। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया, ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा दो चीजें कही कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ वर्क, ठीक है, ये है। और अभी लिखा दूंगा क्या है, ग्रेविटेशनल, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं या पोटेंशियल एनर्जी की केवल चर्चा करते हैं, तो वो होता है कि एनर्जी बाय इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखा था ये शब्द, बाय इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन का मतलब क्या है कि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, और कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो कंप्रेस्ड है या इलोंगेट है, ठीक है, अब स्प्रिंग मिली नहीं तो ला नहीं पाया। स्प्रिंग क्या है, अगर नेचुरल स्टेट में है तो उसके पास कुछ एनर्जी है,
नहीं है। स्प्रिंग समझ पा रहे हैं ना, अगर स्प्रिंग आपके पास है, अगर मान लीजिए स्प्रिंग है और ये अपनी नेचुरल स्टेट में है, इतनी बड़ी स्प्रिंग है, ठीक है, इसके पास एनर्जी है? नहीं है इसके पास एनर्जी। भाई एनर्जी कब आएगी? जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे। इसको क्या करेंगे, मान लो एक्स एक्सटेंड किए या और क्या किए, या मान लो इसको कंप्रेस किए, तब इसके पास एनर्जी आएगी। नेचुरल स्टेट में है तो कोई एनर्जी है नहीं है। तो बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन का मतलब पोजीशन, जैसे हाइट वगैरह पे है तो वो पोजीशन हो गई, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे स्प्रिंग है तो उसका एक कॉन्फ़िगरेशन है ना, नेचुरल स्टेट में है और या तो कंप्रेस है या तो इलोंगेट है। अगर कंप्रेस है या एक्सटेंडेड है तभी उसके पास एनर्जी है, नेचुरल स्टेट में इसके पास एनर्जी नहीं है। अगर ये बॉल यहां रखी है तो इसके पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना हो, ये अब यहां पे रखी है, यहां रख तो पाओगे ही नहीं, गिर जाएगी, नीचे गिरेगी तो इसके पास एनर्जी होगी। हमारे पास रेफरेंस फ्रेम हमारा चेंज हो जाएगा, रेफरेंस फ्रेम चेंज हो जाएगा। तो अब एक एक शब्द को समझते हुए हम लोग थोड़ा डिफिनीशन लिखते हैं, फिर इसके ऊपर सवाल है, सवाल की चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, एनर्जी की डिफिनीशन लिखा दी थी क्या? एनर्जी क्या लिखा था? एनर्जी इज डिफाइंड एज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। व्हेन वी से दैट अ बॉडी हैज एनर्जी वी मीन्स दैट इट कैन डू वर्क। इतना लिखा दिया ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, एनर्जी अपीयर इन मैनी फॉर्म, एनर्जी अपीयर इन मैनी फॉर्म एनर्जी अपीयर इन मैनी फॉर्म सच एज मैकेनिकल एनर्जी, कॉमा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमा थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कॉमा ऑप्टिकल ब्रैकेट में लाइट, ऑप्टिकल ब्रैकेट में लाइट एनर्जी, ऑप्टिकल ब्रैकेट में लाइट एनर्जी, ब्रैकेट कॉमा एकॉस्टिकल एनर्जी, एकॉस्टिकल, एकॉस्टिकल ब्रैकेट में साउंड। ये सब क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एकॉस्टिकल एनर्जी, कॉमा एटॉमिक एनर्जी, कॉमा न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आए वो ऑनलाइन पे जुड़ जाएं। न्यूक्लियर एनर्जी लिख लिया, फुल स्टॉप। एंड इट कैन चेंज फ्रॉम, एंड इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। एक फॉर्म से एनर्जी क्या होती है? हमेशा ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, पता ही आप लोगों को। जैसे बहुत सारे उदाहरण उसके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन का उदाहरण क्या हो सकता है, एग्जांपल क्या हो सकता है बताइए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो रही है मान लीजिए किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तो क्या उसका वो हो सकता है, एग्जांपल हो सकता है? कुछ माइंड में आ रहा है? हाँ बताओ। हाँ, थर्मल पावर में तो थर्मल हीट से होता है। हाँ, वो थर्मल पावर प्लांट नहीं होता है। थर्मल पावर प्लांट तो वो होता है जहां पे कोयले से जला के बनाया जाता है, तभी उसको थर्मल बोलते हैं। हाँ, उसको हाइड्रो बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो। तो पानी ऊंचाई से नीचे आता है, उसके पास क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ऊपर से नीचे आया
हाँ, यहाँ से पानी है, यहाँ से मान लीजिए नीचे आया, फिर यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन में क्या है, ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस ब्लेड्स को क्या कर रहा है, इस पे मान लीजिए गिर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। फिर अल्टरनेटर लगा देते हैं यहाँ पे, तो मैकेनिकल को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, मैकेनिकल को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। हर पावर प्लांट का एक ही कॉन्सेप्ट है, टरबाइन को रोटेट करना। टरबाइन को रोटेट करना, कैसे भी रोटेट करो। यहाँ पे डायरेक्ट पानी डाल देते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहां पे क्या होता है, हीट जनरेट करते हैं, एक तरफ से पानी आता है, पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, पानी फिर स्टीम जो होती है ना, स्टीम, भाई स्टीम इंजन तो आप जानते ही होंगे, स्टीम निकला तो स्टीम क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी किसमें, अब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन इसको घुमाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, इसको घुमाने का अलग अलग तरीका है। पहला तरीका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में ग्रेविटे, इसके भाई ऊंचाई से आ रहा है ना, तो इसके पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है बिल्कुल है, क्योंकि ऊंचाई से आ रहा है। जैसे बॉल है, बॉल को मैं इसकी हाइट बढ़ाता चला जाऊं तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। भाई जितना ऊपर उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसका इंपैक्ट होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसका इंपैक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, तो उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, थर्मल पावर प्लांट की डिटेल में नहीं आते, बस एनर्जी कंजर्वेशन में आपको समझा देता हूं। थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाते हैं, कोयले से हीट आई, तो उसमें फिर होता है कि एक सिस्टम से एक तरफ से आपका पानी आ रहा होता है, पानी को बॉईल करते हैं, बॉईल इतना ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा हीट होती है, स्टीम में हो जाता है, और स्टीम पे आके कंप्रेस एटमॉस्फेयर में आके स्टीम क्या होती है, इसको रोटेट करती है, और रोटेट करने के बाद क्या होता है, जब ये रोटेट होता है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या कन्वर्ट हो जाती है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो विंड पावर प्लांट होते हैं, आप लोगों ने देखा हो, बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, गुजरात के बॉर्डर पे लगे हुए हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, विंड टरबाइन बोलते हैं ना, ऐसे बना होता है, फिर ऐसे करके, अरे गलत बना रहे क्या, समझ लीजिए थोड़ा सा बस, कैसे होता है बेटा, हाँ ऐसे ब्लेड होते हैं ना, ठीक है। ये क्या करता है, अच्छा ये इतना बड़ा है ना, तो बड़ा ये धीरे धीरे भी रोटेट करता है, इसके नीचे एक टरबाइन है वो बहुत तेजी से रोटेट करती है। जब ये धीरे धीरे भी रोटेट कर रहा है तो ये वो होता है बहुत तेजी से रोटेट करता है। अल्टीमेटली क्या है, टरबाइन रोटेट की, वहां से क्या बना, वहां से आपका मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में आ जाओ। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी एक आपको पढ़ाऊंगा एटम्स वाले में, एटम्स और न्यूक्लियाई टाइप का चैप्टर भी है ना। जब आपका यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम पे 92 पे U92, और ये कितना होता है, समथिंग है, इस पे हम क्या करते हैं, 0n1 से बम्बार्डमेंट करते हैं, 0n1 से इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या सॉरी न्यूट्रॉन, क्या निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, इसको फ्यूजन करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, और उसके द्वारा क्या निकलते हैं, 3 निकलते हैं। एक जब होता है तो उससे 3 निकलते हैं, फिर 3 क्या होता है, फिर आगे 9 को करते हैं, फिर 9 क्या होता है, आगे 27 को करते हैं, उसी को चेन रिएक्शन बोलते हैं। और उसमें कितनी एनर्जी निकलती है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी निकलती है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या होती है, ये चेन रिएक्शन है। तो एक पहले एक्सपेरिमेंट में 3 निकले, फिर 3 से 9, फिर 9 से 27, और निकलते चले जाते हैं। फिर हम उसके अंदर क्या लगाते हैं, इसको मतलब इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्बेंट लगाते हैं, डीटीओ का प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम इरेडियम की छड़ें होती हैं, वो सारी चीजें करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल रिएक्शन होता है। अल्टीमेटली क्या होता है, हीट जनरेट होती है। अल्टीमेटली क्या है भाई, ये एनर्जी निकली तो किस फॉर्म में निकली, हीट के फॉर्म में निकली। किस में निकली, हीट के फॉर्म में लगी। और हीट से फिर वही काम, पानी को क्या किया, हीट किया, स्टीम बनी, स्टीम से टरबाइन रोटेट किया, टरबाइन निकला तो उससे क्या बना, हमारा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी है, वो किसमें गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गई। तो जितने भी पावर प्लांट है अल्टीमेटली उसमें क्या करना पड़ता है हमको, टरबाइन को रोटेट करना है, ड्यू टू एनी मीडियम, ड्यू टू एनी मीडियम। बहुत सारे बेटा जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में सुने हो, कहीं कहीं पे जगह ऐसी है, मतलब आपके वहां पे जियोथर्मल, मतलब बहुत सारा पृथ्वी की ऐसी जगह है जहां पे क्या होता है, जैसे वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो से क्या होता है, हीट निकलती है, तो एब्जॉर्बेंट लगा देते हैं। एब्जॉर्बेंट से क्या होता है, उसी हीट को सोख के क्या करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया और स्टीम से
टरबाइन बनने लग गया, टरबाइन निकलने लग गया। तो कहीं भी हीट देखा, कहीं पानी हुआ, कहीं विंड तेज चल रही है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर ज्योग्राफिकल कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन योर ज्योग्राफिकल कंडीशन हम क्या करते हैं, उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तो सोलर पावर प्लांट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। सोलर पावर प्लांट में ये नहीं होता है, सोलर पावर प्लांट में तो डायरेक्ट एनर्जी का, वहां पे टरबाइन का सिस्टम नहीं है। वहां पे क्या होता है, डायरेक्ट फोटोन एनर्जी जो है आपकी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट और जितने हैं लगभग तो वो सारे क्या हैं, टरबाइन ही आपको रोटेट करना है। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं अभी, बहुत फायदा नहीं है आपका इसको डिटेल में समझने में। बस हमको ये समझ में आया कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। व्हेन वी से दैट बॉडी हैज द एनर्जी, वी मीन दैट इट कैन डू वर्क। इतनी कहानी समझ में आई। और बहुत सारे हो सकती है एनर्जी, बहुत सारी टाइप से हो सकती है, बता दिया आपको। जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी, एकॉस्टिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। ठीक है, ये सारे क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। नेक्स्ट लिखिए काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट लिखिए काइनेटिक एनर्जी। आपकी जानी पहचानी एनर्जी है। क्या होती है एक एनर्जी, बताइए। लिखिए, इसमें डिटेल लिखिए। काइनेटिक एनर्जी is the internal capacity of doing work. Kinetic energy is the internal capacity of doing work by the virtue of its motion. By the virtue of its motion. Kinetic energy is the internal capacity of doing work by virtue of its motion. देखो काइनेटिक एनर्जी ना ओरिजिनली डिफाइन की गई है केवल पार्टिकल के लिए, केवल पार्टिकल के लिए डिफाइन की गई है। लेकिन हम मास मान लो, जैसे मान लो हम जा रहे हैं ना, या मोटरसाइकिल जा रही है, मान लीजिए ये है, इसको मैंने उठा के फेंक दिया, इस पर वेलोसिटी आ गई। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड है केवल एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए डिफाइंड है। लेकिन जब सॉलिड पार्टिकल होता है तो पार्टिकल अपने ऑब्जेक्ट से अलग तो है नहीं, सबकी वेलोसिटी इसमें, इस ऑब्जेक्ट में या रिमोट में, जो अगर मैं बोलूं कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो क्या हर पार्टिकल की वेलोसिटी v है? ठीक है, अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो क्या हर पार्टिकल की वेलोसिटी v है? तो हम मान लेते हैं कि मास m है और तो उसकी वेलोसिटी v होगी, तो v होगी। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², ये ओरिजिनली डिफाइन है केवल एक पार्टिकल के लिए। क्या ये बात समझ में आती है आपको? हो सकता है सर्सन रीजन में सवाल पूछ लिया जाए, तो ये समझिए कि जो काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिफाइंड ओनली फॉर अ पार्टिकल, ओनली फॉर अ पार्टिकल। बट कोई सॉलिड पार्टिकल है तो जिस वेलोसिटी से एक पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या उसी वेलोसिटी से हर पार्टिकल मूव कर रहा है? ठीक है, बिल्कुल। अगर मान लो 5 किलो का है, ठीक है, और एक इसका पार्टिकल है, ठीक है, वो 5 ग्राम का है मान लीजिए, तो जो 5 ग्राम में अगर तोड़ दें हम उसको, तो हर एक पार्टिकल क्या होगा, v वेलोसिटी से ही जाएगा। तो हम कह देंगे पूरा मास हमारा क्या है, v वेलोसिटी से ही जा रहा है। बट काइनेटिक एनर्जी डिफाइन केवल पार्टिकल के लिए होती है, ये आपको जानना है, लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज वैलिड ओनली फॉर द पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी इज वैलिड ओनली फॉर अ पार्टिकल, ओनली फॉर अ पार्टिकल। फॉर्मूला बताइए, हाफ mv²। तो ये क्या है, देखो ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा कि स्केलर क्वांटिटी होगा, बताइए। स्केलर होगा। क्या होगा, स्केलर होगा। वेरी गुड। लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म में है, देखिए ज्यादा वो नहीं करना है, लेकिन आप समझ लीजिए ये होता है v.v ओरिजिनली इसका फॉर्म। ये तो काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी स्केलर, काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी ए स्केलर। लेकिन जो v² ये कहां से आया, v.v। जब v.v करते हैं तो क्या आता है, स्केलर आता है ना। जैसे हम वेक्टर a डॉट वेक्टर a करें तो इसका मतलब क्या होगा, a इंटू cos 0, मतलब क्या, a²। तो ओरिजिनल इक्वेशन ये है, ओरिजिनल इक्वेशन ये है, लेकिन ये इक्वेशन मिलके क्या आती है, यही बनता है। तो हम ये याद रखते हैं। बट आप ये जान रखिए कि दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन। क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, हल्का सा समझ के रखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में है v.v, ओरिजिनल इक्वेशन ये है, एंड दिस इक्वेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर अ पार्टिकल।
बट पूरे मास के लिए भी हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ एक पार्टिकल होगा वही सारे पार्टिकल की वेलोसिटी भी वही होगी, तो हम कह देंगे हाफ एम वी स्क्वायर है। ऐसा सर रीजन में सवाल आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए अच्छा देखिए, काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव हो सकती है क्या, बताइए। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव हो सकती है क्या, बताओ। पॉजिटिव होगी, जीरो हो सकती है क्या, हाँ जीरो तो हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, बताइए। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, श्योर हो, बताओ, बताइए, इतना सन्नाटा क्यों है, बताओ भाई। इस फॉर्मूले को देख के आपको लग रहा है ये क्या है, वी स्क्वायर। मास कभी निगेटिव सुना है, मेरा मास -50 किलो है, 50 तो है भी नहीं, 100 किलो है, ठीक है, 100 भी नहीं है, नहीं 100 के आसपास ही। तो मास कभी निगेटिव में मास सुना है, मास कैन नेवर बी निगेटिव। और एक शब्द और बोल रहा हूं, देखो वेलोसिटी भी निगेटिव नहीं होती है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं सर, हमने तो देखा है। बेटा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी एक्चुअल में निगेटिव नहीं होती है, वो एक डायरेक्शन है, एक कन्वेंशन है। आप ये नहीं कह सकते हैं मुझे घर जाना है, आपको घर जाना है, तो मैंने कहा आज -10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैं चला और घर पहुंच गया। अरे भाई वेलोसिटी है ना, पॉजिटिव है कि नहीं है, हमेशा ही वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन वो निगेटिव कन्वेंशन के हिसाब से हम ले लेते हैं। इट ओनली रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन। क्या निगेटिव में भी काम कर रहे हैं क्या, वेलोसिटी निगेटिव नहीं हो सकती। तो वेलोसिटी निगेटिव नहीं है, वैसे भी वेलोसिटी का स्क्वायर है। मास निगेटिव नहीं हो सकता, तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो लिखो इसको, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी निगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी निगेटिव kinetic energy can never be negative and it can be positive or zero. It can be positive or zero. It can be positive or zero. ठीक है, समझ में आया। अच्छा एक और बात बताइए, क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी, करेगी, सब लोग कह रहे हैं करेगी, ठीक है लिख लो। काइनेटिक एनर्जी will always depends upon frame of reference. Kinetic energy will always depends upon frame of reference. कैसे पता चला हमको, ये मान लो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, मास इसका है मान लीजिए 10 kg, ठीक है। कितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी, हाफ इंटू 10 इंटू 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 500, क्या जूल, 500 जूल। अच्छा ये तो हमने देखा रेफरेंस फ्रेम में, हम यहां पे खड़े थे शांति से, ग्राउंड पे थे हम, तो हमें क्या दिखाई दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी 500 जूल दिखाई दी। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम यहां पे हैं और ये जो है ये पर्सन भी आगे जा रहा है, किससे, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये भी आगे जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये 5 से जा रहा है तो ये कितने से जा रहा है, 10 से, तो इसको कितना पेयर होगा 5, तो अब कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि 50 का कितना, 5 का स्क्वायर ना 25, कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू
कितना 5 का स्क्वायर यानी कि तो कितना होगा 125 जूल। अच्छा अब इतने स्पीड इसने बढ़ा ली, कितना हो गई 10। अब बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी 0। कितनी एनर्जी हो गई 0। तो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब रेफरेंस फ्रेम समझ में आना शुरू हुआ कि अभी भी कुछ जादू जैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? बताओ बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? नए बच्चों को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? जैसे आप खड़े हैं ना, आप खड़े हैं और ट्रेन जा रही है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं ना, ट्रेन जा रही है, तो आप तो स्टेशनरी हैं, लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठा है उसको आप क्या करेंगे, मूविंग दिखेंगे। आप उसको क्या दिखेंगे, मूविंग। जैसे आप कार से चल रहे हैं, कार आपकी जा रही है, तो पेड़ आपको भागते हुए दिखाई देते, क्या वो भाग रहे होते हैं? पेड़ तो स्टेशनरी हैं, आपको लग रहे हैं भागते हुए ना। रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं सब चीजें में, ठीक है। बाकी इसमें समझ में आया तो काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है। और पोटेंशियल एनर्जी कर रही है कि नहीं कर रही है? पोटेंशियल एनर्जी भी कर रही है। अभी तो बॉल उठा के बताया था, ये रेफरेंस फ्रेम माना और अगर ग्राउंड माना तो क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो एक दो लाइन और लिखो। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए यूनिट बताइए इसकी। हाफ एम बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सीजीएस में क्या यूनिट होती है, ये तो एमकेएस में हो गई या एसआई यूनिट हो गई, सीजीएस में हाँ तो चलो करते हैं। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। this is what joule and this is what अर्ग। तो एक जूल में कितने अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग। एक न्यूटन में कितनी टाइम, कितनी 10 की पावर 5। और एक जूल में कितने अर्ग, 10 की पावर 7। याद रखना है अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। एनर्जी और वर्क दोनों क्या है, सेम है। और ये जूल इज द एमकेएस और एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। और डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, नोट करिए। डायमेंशन बताओ इसका क्या होगा, डायमेंशन होगा इसका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। चलिए अच्छा ये लिखाया ही नहीं अभी, चलो नोट करो। चलिए आगे चलें। काइनेटिक एनर्जी समझ में आई, इतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए जल्दी चलते हैं, आज इसको एनर्जी खत्म करनी है। कल मैं सिलेबस देख रहा था आपको, 180 लेक्चर अभी लेने हैं मुझे, 180 आवर चाहिए पढ़ाने के लिए, तब लो सिलेबस खत्म होगा।
180 आवर, मतलब एक महीने में अगर 25 दिन पढ़ाऊंगा तो 50 घंटे हो जाएंगे ना। 25 दिन तो नहीं पढ़ा मिलता है, 23-24 दिन पढ़ाते हैं शायद। अगर 25 दिन भी पढ़ाएं तो 50 घंटे हो जाएंगे, और 50-50 100, ठीक है जन। हाँ 2 घंटे पढ़ाते हैं ना, लगभग 1.5-2 घंटे, ठीक है। अब आप लोग का समय थोड़ा वो करेंगे, पढ़ाएंगे 1.5 घंटे तो पढ़ाते ही हैं, कभी कभी 1.5 घंटे से ज्यादा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अब 1:15 का समय रखेंगे, 1:30 बजे आप लोग आ जाइए, 1.5 घंटे स्टार्ट कर देंगे क्लास। 2 घंटे पूरे पूरे चाहिए मुझे ना, थोड़ा 15 मिनट समय ऊपर कर देंगे, 1:30 बजे एकदम क्लास में आ जाओ, सेट हो जाओ, 1:30 से 3:30 बजे तक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 2 घंटे चाहिए। अब फिजिक्स में समय ज्यादा लगा, जितनी जल्दी सिलेबस खत्म होगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, ये जानिए आप लोग। मैं प्लान कर रहा हूँ कि फरवरी में खत्म कर दिया जाए, चाहे मेहनत ज्यादा पड़ जाए, लेकिन फरवरी तक खत्म कर दिया जाए। और यही मेहनत है, अभी 6-6 लेक्चर में खत्म हो जाएगा साउंड वगैरह, थर्मोडायनिक्स वगैरह 8-10 लेक्चर के हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा समय इसी में लगेगा। अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा ना, 16 लेक्चर का है, उसके बाद रोटेशन भी 16 लेक्चर का है। 16 लेक्चर मतलब 16 घंटे, तो 8 लेक्चर में हो जाएगा। 2 घंटे पढ़ाऊंगा तो 8 लेक्चर में हो जाएगा, 8 नहीं तो 10 में हो जाएगा, चलो थोड़ा 10 मिनट में। 10-10-20 लेक्चर चाहिए रोटेशन के खत्म करने के लिए, तो वही ज्यादा टफ है। उसके बाद तो 6 मतलब 3 लेक्चर में, 6 लेक्चर में, एक एक हफ्ते में एक एक आपका चैप्टर पूरा खत्म होगा। इतना ज्यादा वो नहीं है कि इतना ज्यादा टेंशन है ना। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक टफ है, उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज्यादा समय लगेगा, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कॉन्सेप्ट सीखेंगे वही मैग्नेटोस्टैटिक में है। सारे फॉर्मूले क्या है ना, मतलब केवल फॉर्मूला चेंज आएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कराऊंगा तो वो सारी चीजें उसी में मैग्नेटोस्टैटिक में आ जाएगी, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल जो है वो इसी में मेहनत है, इसमें होपलेस मत हो जाइएगा। अगर ये थोड़ा कम भी समझ में आ रहा तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे की यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आएंगी ना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। बाकी इसमें भी हम तो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं समझाने की। चलो आगे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डालिए। अब थोड़ा जाड़ा आ रहा है, एकदम अपनी स्पीड गियर बढ़ा दीजिए ना, ठंडी में अच्छे से पढ़िए। ठंडी पढ़ाई होती है कि सो जाते हो? सो जाते हो? कौन बोला? बहुत तेज जवाब आया है, ये इसका जवाब है ना। सो जाओगे तो किस्मत भी सो जाएगी, वो थोड़ा ना कह रही कि हम भी चलेंगे साथ में। चलिए लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताओ अंजलि, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, बताइए, बताओ शिवम। हाँ, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन की बात आई तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन की बात आई तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। दोनों बात समझ में आ गई? लिखिए, नोट करिए। एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। Energy stored in the body by virtue of its position and configuration and configuration. नेक्स्ट लिखिए, इसमें पॉइंट लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट लिखिए। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, it is only defined for conservative forces, it is only defined for conservative forces. Second point, potential energy depends upon reference point, potential energy depends upon reference point। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? स्टेटमेंट तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए बॉल उधार मांग के लाया हूं कि आपको समझ में आ जाए। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। जो चेंज इन डिफरेंस पॉइंट है तो कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं हम, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी रेफरेंस पॉइंट पे। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसको अभी सवाल में करेंगे तब समझाएंगे कैसे है। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट लिखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट इज जूल। नेक्स्ट लाइन से, यूनिट इज जूल, ब्रैकेट में एसआई सिस्टम। यूनिट इज जूल, ब्रैकेट में एसआई सिस्टम। एग्जाम्पल लिखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कॉमा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, एक फॉर्मूला है उसको नोट करेंगे आप लोग। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स, इसको आपको याद ही रखना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है डेल्टा यू बराबर इनिशियल टू फाइनल एफ सी डॉट डी एस। एफ सी डॉट डी एस, ये क्या है आपका? आपका ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है और इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और ये डेल्टा यू क्या है? ये आपका है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं यू एफ। पोटेंशियल एनर्जी को पहले जान दीजिए कि आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। कुछ लोग पी भी लिख दे रहे हैं, वैसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू एफ माइनस यू आई बराबर नेगेटिव ऑफ इनिशियल टू फाइनल, और ये हो गया एफ सी डॉट डी एस। ये क्या है? दिस इज वर्क डन बाई, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, ये हो गया ओमेगा सी। ये हो गया ओमेगा सी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, डेल्टा यू बराबर दिस। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सारे सवाल इसी से होंगे, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं हम? ये तो पता ही आपको। वर्क डन कैसे निकालते हैं? इनिशियल टू फाइनल एफ सी डी एस करके निकालते हैं ना, आ चुके हैं। ठीक है, हो गया। तो अब हमारे पास दो पोटेंशियल एनर्जी है। एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। हैं दो और भी, लेकिन उनकी चर्चा हम मैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे। कौन कौन से? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी चर्चा हम वहीं पे करेंगे। अभी ये करते हैं। लिखो, पहली हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सबको पता है mgh होता है। अगर कोई बॉडी है h हाइट पर है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? h हाइट पर है, मान लो ये हाइट h है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh है। ये याद किया था ना, आज इसको निकालते हैं कि ये आया कहां से। किसी को आता हो तो बताओ, आता है? हाँ, वर्क डन निकाल के कर लेंगे। लिखो, वर्क डन निकालिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, ये बॉल है मान लीजिए और ये h हाइट पे है। अगर ये h हाइट पर है तो इस पे mg नीचे लग रहा होगा। mg क्या लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा। और इसका डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हुआ है ना, ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ है।
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स? WC बराबर क्या हो जाएगा? माइनस mgh। क्या इसमें बताना है मुझे कुछ? इतना हो गया। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या पढ़ा है हमने? चेंज इन, अरे क्या है, हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल्टा यू बराबर यूएफ माइनस यूआई बराबर निगेटिव ऑफ WC क्या है? वर्क डन बाई द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया माइनस, और ये माइनस mgh, तो ये क्या आ गया? प्लस mgh। और ये क्या है? ये रेफरेंस पॉइंट है, तो ui बराबर हम यहां लेते हैं 0। ये हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट। तो uf माइनस 0 बराबर mgh। तो uf बराबर क्या हो जाएगा? mgh। यहां से आया आपका क्या, कि कोई बॉडी अगर h हाइट पर है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, डायरेक्ट नहीं ये याद रखना है। अभी डायरेक्ट ये याद रखोगे तो कर ही नहीं पाओगे ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? करिए, नोट करिए इसको। यहां पे m क्या है? मास ऑफ द बॉडी लिख लो। m क्या है? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और h क्या है? हाइट। लिख लीजिए। चलिए आगे चलें। आगे चलें बच्चों। गैप कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा ना, गैप मत करिए बिल्कुल। गैप करिए तो पूरी यूनिट का गैप करिए, छोड़ दो फिर वो यूनिट, क्या फायदा है? एक एक दिन, दो दो दिन गैप करोगे तो समझ में नहीं आएगा ना। चलो क्वेश्चन कराते हैं। लिखो, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैं चाहता हूं सब लोग करें। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और जो प्रोसेस बताया उससे करेंगे, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट नहीं करना, प्रोसेस से करिए। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चलिए
चलिए जल्दी करिए, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बातें नहीं। देखो इसमें बच्चों को कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो डेल्टा यू बराबर माइनस ओमेगा माइनस डब्ल्यू सी, शॉर्ट फॉर्म में ये याद कर लो, ठीक है। तो क्या हो गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। भाई वर्क डन तो बहुत सारा निकलवा दिया मैंने आपको, अभी भी कंफ्यूजन है। ये देखो इस पे मास, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, ऊपर हुआ है। mg फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो कितना एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री। तो फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा mg और ये क्या हो जाएगा h, और ये क्या कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू क्या -1, तो माइनस mg/h। इसमें भी कंफ्यूजन है अभी। अच्छा कुछ बच्चे कहे नहीं सर वो इंटीग्रेशन वाला लगाएंगे हम, हमारा मन है सर वो आपने फॉर्मूला बताया है I से F, FC DS, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अरे ये तो तब लगाओगे जब फोर्स आपका वेरिएबल है ना, फोर्स आपका वेरिएबल होगा बेटा तब लगाओगे। इंटीग्रेट करने की जरूरत हमें कब है, जब हम ये फोर्स हमारा वेरिएबल दिया हो ना। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है आयुष्मान, समझ में आया बेटा। ये वाला फॉर्मूला आप कर सकते हो डायरेक्ट। अगर फोर्स वेरिएबल है या तीनों एक्सिस में दिया हुआ है और वहां पे भी वेरिएबल है, तब आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब क्या है, इंटीग्रेट मैंने 2-3 बार आप लोगों को पढ़ाया है। कभी भी इंटीग्रेशन आता है तो हम क्या लेते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं, फिर उसके फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उसको यहां से यहां तक क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट तो तब करेंगे जब हमारा क्या होगा, वेरिएबल कहीं पे इन्वॉल्व होगा। अगर वेरिएबल नहीं है, क्या ये mg वेरिएबल है, mg तो mg है, ये से थोड़ा नीचे आया तो भी mg लगा, क्या ये वेरिएबल है, नहीं वेरिएबल है, ये आपका क्या है कांस्टेंट है। तो mgh फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और कितना आया -mgh, -mgh। तो यहां से हमारा हो गया uf माइनस ui बराबर माइनस ऑफ माइनस mgh, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये क्या हो गया mgh, और ये uf और ui कितना है, 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। अगर नहीं दिया तो कुछ वैल्यू दी होती तो हम उसको पुट कर देते, तो uf कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत सिंपल सवाल था। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए। ऑनलाइन के बच्चों भी लगा रहे हो आप लोग, आंसर बताइए। चलो ऑनलाइन पे 6 बच्चे जुड़े हैं, पता नहीं कौन कौन से बच्चे हैं, सब तो नहीं आए। चलिए नेक्स्ट करिए। चलिए निकालिए, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऑनलाइन के बच्चों आप भी निकालिए, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहां पे बताइए कि आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है कि रेफरेंस फ्रेम आपको दिया हुआ है, रेफरेंस फ्रेम दिया उसी के रिस्पेक्ट में निकालना है। वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी मैंने, 0 मानी। जैसे ये बॉल है ना, बॉल आपकी स्टेबल पे रखी हुई है, तो क्या ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 पे है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना। बट जब ये यहां पे मैंने रख दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहां से मैं उठा रहा हूं ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिस्प्लेसमेंट पार्ट लेगा, बस यही समझने वाली बात है। पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिस्प्लेसमेंट काम में आएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं, अरे बॉल लेके आए तब भी नहीं समझ में आ रहा। देखो ये बताओ मुझे कि अगर मैं यहां से बॉल को छोड़ूं तो इसमें ज्यादा एनर्जी है कि यहां से छोड़ूं तो, ऊपर से छोड़ूं तो ज्यादा एनर्जी है, ठीक है ना। और अगर ये बॉल मेरी यहां पे रखी है,
ये मान लो ये हाइट इसकी 5 मीटर है, ठीक है, यहाँ 5 मीटर है मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर बॉल रखी है तो इसकी एनर्जी क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 है या इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में 0 है? इस रेफरेंस फ्रेम के। हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो बेटा ये है, अगर ये यहां से छोड़ा जाए, यहां से छोड़ा जाए और यहीं पे आके गिरे ना, इस रेफरेंस पे आके गिरे, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अगर ग्राउंड पे गिरेगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो ग्रेविटेशनल, और कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हम पूछ रहे हैं कि इसकी जो एनर्जी है बॉल की, इसके रिस्पेक्ट में क्या है? तो हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट को लें? यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ही तो काउंट करेंगे कि वहां से यहां तक का करेंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं यहां पे, तो ये यहां पे गिरा कम एनर्जी, लेकिन यहां से छोड़ूंगा तो ज्यादा एनर्जी। बात समझ में आई? तो अगर हम इस रेफरेंस फ्रेम को अपने 0 मान रहे हैं तो हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे? ये वाला डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर। हाँ, मास नहीं बताया क्या? 2 किलोग्राम मान लो, 2 kg। कितना? मुझे प्रोसेस से चाहिए, डायरेक्ट नहीं चाहिए। प्रोसेस तुमने किया नहीं होगा। प्रोसेस लगाओ बेटा, प्रोसेस लगाना जरूरी है। एमजीएस तो 12th का बच्चा भी कर लेगा। आपको प्रोसेस अप्लाई करना आना चाहिए। अभी अगले सवाल में फंस जाओगे। अभी फंसाता हूँ। हाँ, बस कुछ प्रोसेस सिखा दो, उसको सीखो कर लेंगे। रेफरेंस फ्रेम का मतलब समझ में आया? आ गया? रेफरेंस फ्रेम का मतलब समझ में आ गया ना? अब तो आपको दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है ना बॉल के अंदर? नहीं दिख रही? दिखाऊं? 10 रुपए खर्च करा दिए तुमने, बिटिया से मांग के लाया हूं, कुछ चॉकलेट वॉकलेट देना पड़ेगा उसको, तभी तो होगा। चलिए, समझ में आ गया? विष्णु समझ में आया बेटा? आखिरी में लास्ट में इधर बताओ, आप लोग बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? रेफरेंस फ्रेम का मतलब समझ में आया? अगर हम इस पे लेंगे तो हमारी एनर्जी कम होगी और इस पे लेंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी। बट हमें कहां पे दिया हुआ है 0? इस वाले रेफरेंस फ्रेम में दिया है यूआई बराबर 0। तो हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। देखो, अगर दिया नहीं है रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर नहीं भी दिया है रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो किसके रिस्पेक्ट में? कंफ्यूज मत होइएगा। ये 7 दिया होगा, बहुत बच्चे ग्राउंड से कर देंगे तुरंत 7 से गुणा। ऐसा नहीं करना है। किससे? रेफरेंस फ्रेम से। क्यों? क्योंकि हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या? यूएफ माइनस यूआई बराबर क्या? माइनस ऑफ ओमेगा सी। तो माइनस क्या? ओमेगा सी क्या? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। बताओ, ये 2 kg का कितना लग रहा है? नीचे कितना लगा? 2g, यानी कि 20। डिस्प्लेसमेंट कितना? ये 7, ये 5, कितना? 2। तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 2 और निगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। कितना आ जाएगा? 40। और 40 तो आ गया, तो यूएफ माइनस यूआई कितना? 0। तो यूएफ बराबर 40 क्या? अर्ग जूल। क्यों? क्योंकि केजी और मीटर में दिया है, तो क्या होगा? जूल। अगर ग्राम और सेंटीमीटर में दिया होता तो क्या होता? अर्ग। समझ में आ रहा है? कहीं भी कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत ध्यान से करेंगे सवालों को। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट करें। हो गया? किसी को बताओ बच्चों, क्या कंफ्यूजन है? नहीं समझ में आया बेटा? आ गया? चलें आगे चलें? हो गया? चलो,
लिखो, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चलो अब बताओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या दी हुई है, 15 जूल। ठीक है, निकालिए। बताइए आंसर कितना, 105। देखो तुमने गलत निकाल दिया, वर्क डन बाई निगेटिव निकालो पॉजिटिव निकालो, कंजर्वेटिव फोर्स का पॉजिटिव निकाले हो, फिर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यू एफ माइनस यू आई करोगे तो यू आई जाके उधर जुड़ेगा ना, 15 है तो यू एफ माइनस यू आई बराबर वो आएगा ना। वर्क डन तो नहीं निकाल दियो पॉजिटिव, वर्क डन कितना 75 पहुंच गए, नहीं थोड़ा कम हो, हाँ 135। प्रोसेस समझिए, प्रोसेस, ये सवाल बहुत छोटे हैं लेकिन उसका पता होना चाहिए प्रोसेस क्या है। बताओ बच्चों, बताओ 135 आ गया, 130 सही। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू बराबर यू एफ माइनस यू आई इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और फोर्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, बहुत बार निकलवाया हूं। अच्छा ये क्या लग रहा है, ये एम जी यहाँ पे नीचे लग रहा है ना, कितना लग रहा है 2g। ये हाइट आपको चाहिए, ये हाइट आपको चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब ये नहीं करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट सर ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये इसको काउंट नहीं करेंगे, किसको काउंट करेंगे, इससे काउंट करेंगे। इस वाले रेफरेंस पॉइंट से इसकी हाइट कितनी है, इस वाले पॉइंट से इसकी हाइट कितनी है, यहां से डिस्प्लेसमेंट नहीं काउंट करेंगे। बात समझ लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उस पर डिपेंड क्या करेगा, जितनी ये यहां से रेफरेंस पॉइंट से इसकी हाइट बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से इसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ती चली जाएगी। तो क्या हम ये हाइट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको हम h मान लेते हैं, अगर h मान लें तो sin 37 इक्वल टू क्या, h अपॉन 10। तो h बराबर क्या, 10 sin 37, sin 37 इक्वल टू 3/5, कितना हो गया 6 मीटर, क्या हो गया 6 मीटर। अच्छा कुछ बच्चों को और कंफ्यूजन है कि सर वर्क डन पॉजिटिव क्यों, मतलब ये तो ये भी नीचे आ रहा है और mg भी नीचे आ रहा है, ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक हुआ, ये तो नीचे आ रहा है और
mg भी नीचे आ रहा है, तो वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट दोनों किस हैं, एक डायरेक्शन में है, तो निगेटिव कैसे हो गया, है कि नहीं, कंफ्यूजन है, नहीं है, अच्छा कंफ्यूज कर दिया मैंने। देखो बेटा इसको लेके ऊपर जा रहे हो तभी तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, अगर नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, नीचे आ जाएगा तब तो पोटेंशियल एनर्जी, भाई इसको ऊपर लेके जा रहे हैं हम तभी तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर गेन हो रही है, और जितना ऊपर हम लेके जाएंगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। तो हम कुछ वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, और मास हमेशा इसको क्या कहेगा, नहीं भाई तुम नीचे आओ, मास क्या कर रहा है, नीचे, मास तो हमेशा उसको नीचे घसीटेगा, बट हम उसको ऊपर लेके जा रहे तभी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। ये कंफ्यूजन अभी तक हुआ नहीं तुम लोग को, लेकिन होता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो 180 डिग्री हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो इंक्लाइन के लॉन्ग है, बट ये हाइट वाला ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो WC बराबर माइनस mg कितना, 2 इंटू 10 इंटू h कितना आया है 6, कितना आ गया माइनस 120 जूल। तो UF माइनस UI बराबर माइनस ऑफ माइनस 120 बराबर 120, तो UF माइनस 15, तो UF बराबर कितना 135 जूल, ठीक है 135 जूल। क्या बात समझ में आई, चलिए नोट करिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट करिए। नोट हो गया ना बच्चों, सबका नोट हो गया, चलिए नेक्स्ट करिए। लिखिए फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट L/2। मास ऑफ द, कोई रॉड है, कोई रॉड है, मास ऑफ द रॉड बराबर m, लेंथ ऑफ द रॉड बराबर l, ठीक है। तो L/2 पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट L/2। वैसे सेंटर ऑफ मास के बाद ही कराते हैं, लेकिन चलो कर लो। अगर यूनिफॉर्म रॉड है और इसका मास क्या है m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है ना कि L/2 पर ही होगा, हाँ क्या है, एंगल दिया जाएगा, एंगल थीटा है, एंगल आपका क्या है थीटा है। तो L/2 पर हमारा मास लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा m, तो क्या फोर्स लगा रहा होगा mg, क्या लगा रहा होगा mg, और हमारा कुछ हाइट ये ऊपर उठा है, ये मास है ना, सॉलिड रॉड है, और ये क्या हुआ कुछ हाइट इसकी ऊपर, तो मास हमारा क्या हुआ कुछ हाइट पे आया। तो हाइट क्या है, इस सेंटर ऑफ मास की यहां से हाइट कितनी नहीं है ये निकाल लो, ये हो गया h। तुम इसको मानो cos थीटा बराबर, या साइन थीटा ही करेंगे क्या, हाँ साइन थीटा से निकालो, साइन थीटा बराबर h/L/2, तो h बराबर
L/2 साइन थीटा। भाई यहाँ ग्राउंड से इसका मास कितने ऊपर पे है, हमारा h हाइट पे ऊपर पे है, तो उस पर कितना आ जाएगा, h कितना आ जाएगा, L/2 साइन थीटा। तो WC क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव ऑफ mgh, ये हो जाएगा माइनस mgl साइन थीटा अपॉन 2। तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है ui बराबर 0, ui बराबर 0। तो uf माइनस ui बराबर माइनस ऑफ ओमेगा सी बराबर mgl साइन थीटा डिवाइड बाई 2 uf माइनस 0। ठीक है, तो uf बराबर क्या आ जाएगा, uf बराबर mgl साइन थीटा अपॉन 2, mgl साइन थीटा अपॉन 2। हो गया। थोड़ा अभी सेंटर ऑफ मास वगैरह करा दूंगा तो और समझ में आएगा। बाकी ये समझिए कि रॉड है, भारी रॉड है, तो इसका जो मास होगा वो किस पे होगा, सेंटर पे ही होगा, मतलब L/2 पे क्या होगा, वो इसका मास केंद्रित होगा, और वहां पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। और ये अगर ये ग्राउंड से इसकी जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है, कितनी है, h। तो वो हाइट हम निकाल लें, वो हाइट अगर हम निकाल लें तो, और फोर्स कितना लग रहा है, mg, और हाइट कितना है, h, और फोर्स लग रहा है नीचे और हम रॉड को ऊपर उठा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऊपर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री, यानी कि -1। तो हमने क्या कर दिया, mg इंटू एच, माइनस mg इंटू एच। तो माइनस mg और h की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, L/2 साइन थीटा। और दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना। शॉर्ट नोट्स में जब रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट बनाइएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में आपको ये फॉर्मूला लिख लेना, आगे की चीजें हो जाएंगी, लेकिन फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो सारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी खत्म होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी।